वो एक घटिया किस्म का इंसान था जो दिन भर ब्रेन रॉट टिकटॉक्स देखता रहता था। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो चीट स्किल्स के साथ दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो उसे अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बना देती हैं। टेकी आज के जापान का एक एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला हाई स्कूल स्टूडेंट था, जिसका आईक्यू किसी राइस कुकर जैसा था। भले ही वो एक टोटल एनपीसी बॉट था, पर उसे लगता था कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी रिन, जो काफी ब्लेस्ड थी। एक दिन जब वो रिन के साथ स्कूल से वापस आ रहा था, उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसके नीचे एक अजीब सा मैजिक सर्कल प्रकट हुआ है। इस अकल के दुश्मन ने सोचा कि ये सर्कल रिन को वापस किचन में भेज देगा, तो उसने उसे धक्का दे दिया। पर रिन ने इस बुद्धू को पकड़ लिया और वो दोनों एक साथ एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच गए। वहां पहुंचकर टेकी अपनी आंखें खोलता है और खुद को ग्रीन प्लेन्स में लेटा हुआ पाता है। उसे दूर रिन लेटी हुई मिलती है और वो हैरान होता है कि वो आखिर है कहां। वो अपने फोन्स चेक करते हैं, पर नोटिस करते हैं कि वहां ना तो कोई सिग्नल है और ना ही इंटरनेट। वो सोचते हैं कि आजकल के जमाने में ऐसी कौन सी पिछड़ी हुई जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और टेकी को लगता है कि शायद वो अर्थ पर है ही नहीं। वो कहता है कि जो मैजिक सर्कल उन्होंने यहाँ आने से पहले देखा था वो कोई सीजीआई इफेक्ट नहीं था और ये सब बिल्कुल रियल है। रिन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, पर तभी उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जो एक बड़े काले घोड़े जैसा दिखता है, जिसके सींग और आंखें खौफनाक है। वो घोड़ा उनके ऊपर से कूदता है, पर टेकी रिन को पकड़कर सही वक्त पर साइड में हो जाता है ताकि वो कुचले ना जाए। वो रिन को कहता है कि यहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि दोनों के मरने से बेहतर है कि सिर्फ एक ही मारा जाए। और फिर वो उस विशाल दरिंदे को उकसाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस मॉन्स्टर को कॉटन पिकर बुलाता है और मजाक उड़ाता है कि उसका साइज सिर्फ दिखाने के लिए है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। लगता है कि ये उसका आखिरी वक्त है, पर तभी साइड से एक एयर ब्लेड अटैक आता है और मॉन्स्टर की गर्दन पर लगता है। एक भूरा गंजा कहीं से निकल कर आता है और टेकी की टॉन्टिंग स्किल्स की तारीफ करता है और फिर अपनी तलवार से घोड़े पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर पलटवार करता है, पर तभी एक ब्लैक मैजिक वाली एरो झाड़ियों से निकलती है और उसके पैर पर लगती है। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला बंदा झाड़ियों से बाहर आता है और कहता है कि ये ऑब्सीडियन हॉर्सेस काफी टफ होते हैं और मिथ्रिल एरो यूज करना सही फैसला था। फाइनली एक स्मॉल मेज मॉन्स्टर को फ्लेम अटैक से जलाकर शिकार खत्म करता है। वो ग्रुप अपना इंट्रोडक्शन बराडा, रकाल्टा और मेगेलार्ड के तौर पर देता है और बताता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड का हिस्सा है और उन्हें इन ऑब्सीडियन हॉर्सेस की तादाद कम करने के लिए हायर किया गया था। ये सब देखकर टेकी कंफर्म करता है कि वो एक फैंटेसी आरपीजी जैसी दुनिया में है और उन्हें यहाँ सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढना होगा। बाद में उस रात वो सब कैंप फायर के चारों ओर बैठते हैं और एडवेंचरर्स उनसे पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो नोटिस करते हैं कि टेकी और रिन ये इन्फो शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो उन्हें दिलासा देते हैं कि वो उन्हें इन खतरनाक मैदानों में अकेला नहीं छोड़ेंगे और पास के टाउन एस्पिर तक एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरों की मदद करना उनका काम है। वो उन्हें ये भी समझाते हैं कि बिना वेपन्स के ट्रैवल करना खतरनाक है, खासकर इस एरिया में, क्योंकि मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि वैगन्स पर हमले हो रहे हैं और लोग गायब हो रहे हैं। इसके साथ ही वो सोने चले जाते हैं और बराडा टेकी को कहता है कि रिन से माफी मांग ले, जो उससे नाराज है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़कर भागने को कहा था। वो रात भर बात करते हैं और आखिरकार एक फिस्ट बम्प के साथ पैचअप कर लेते हैं। अगले दिन वो एस्पिर पहुंचते हैं और एडवेंचरर्स बताते हैं कि ये एलिस्टेन मैजिक किंगडम का हिस्सा है और वो इस टाउन को अपना बेस बनाकर यूज करते हैं। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट्स को थोड़ा गोल्ड भी देते हैं और उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में बताते हैं, क्योंकि टेकी ने फैसला किया है कि वो भी एडवेंचरर बनेगा, जैसा कि एक अल्फा मेल करता है। गिल्ड में वो अपने एडमिशन फॉर्म्स भरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज समझ सकते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो यहाँ के लोगों से ढंग से बात भी कर पा रहे हैं, तो जरूर यहाँ कोई मैजिक काम कर रहा है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनका एक छोटा सा मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक क्रिस्टल बॉल निकालती है, जो हर नए एडवेंचरर के लिए जरूरी है। ये सुनकर दोनों थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास मैजिक नहीं है। पर रिन कहती है कि वो पहले जाएगी और अपना हाथ बॉल पर रखती है। रिसेप्शनिस्ट की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रिस्टल बॉल 4 अलग अलग कलर्स दिखाती है और वो रिन से पूछती है कि आखिर वो है कौन। फिर वो टेकी को वैसा ही करने को कहती है और जैसे ही वो हाथ रखता है, क्रिस्टल बॉल अचानक चटक जाती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट दंग रह जाती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को बताने भागती है। कुछ देर बाद वो गिल्ड मास्टर जेरान और एक मशहूर सी रैंक एडवेंचरर मीरा द गोल्डन फेंसर के साथ वापस आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कर सकते और मीरा उन्हें ऐसी जगह एस्कॉर्ट करेगी जहाँ उन्हें जरूरी एडवाइस मिलेगी, जिसके बिना वो एडवेंचरर्स नहीं बन सकते। टेकी पूछता है कि क्या ये कोई स्कैम है जहाँ वो उन्हें किडनैप करके उनकी किडनीज बेच देंगे, पर मीरा कहती है कि उसे उसके ऑर्गन्स तो चाहिए पर किडनी नहीं। फिर वो उन्हें शहर के पास जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात हॉट मम्मी लेमिया से होती है। लेमिया उनका स्वागत करती है और मीरा से जानती है कि गिल्ड की मैजिक डिवाइस टूट गई है, इसलिए वो चाहती है कि लेमिया उनका टेस्ट ले। लेमिया टेकी और रिन को कुछ वुडन डिवाइसेस देती है और कहती है कि ये उसने बनाए हैं और ये उनकी मैजिकल कैपेसिटी और मैजिकल स्ट्रेंथ की वैल्यूज बताएंगे। मैजिकल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास कितनी मैजिकल एनर्जी है और मैजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है उस मैजिकल एनर्जी की क्वालिटी कैसी है। उनकी लकड़ी को अपने हाथों से सहलाने के बाद टेकी और रिन पूछते हैं कि रिजल्ट क्या आया, तो लेमिया बताती हैं कि उनके नंबर्स तो भाई इस दुनिया के ही नहीं हैं और अब से वो दोनों उसके अप्रेंटिस होंगे। ठीक उसी वक्त हमें कुछ हुडेड फिगर्स अंधेरे में एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। वो बीटा मेल गुनर अपने अल्फा मेल लीडर को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने समनिंग रिचुअल को सक्सेसफुली सैबोटाज तो कर दिया था, पर क्योंकि कास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए स्पेल फिर भी एक्टिवेट हो गई।
उन्हें पूरा यकीन है कि कुछ लोग दूसरी दुनिया से समन हुए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। वो आगे बताता है कि उन्होंने अपना जाल बिछा दिया है और जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे, जिससे लीडर काफी खुश होता है और कहता है कि उसे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वापस झोपड़ी में लेमिया रिवील करती है कि टेकी की मैजिकल कैपेसिटी 1,20,000 और मैजिकल स्ट्रेंथ 40,000 है। वहीं रिन की मैजिकल कैपेसिटी 37,000 और स्ट्रेंथ 5,000 है, क्योंकि वो एक लड़की है। वो आगे बताती है कि बड़े बड़े ह्यूमन नाइट्स और रॉयल मेजेस की मैजिकल कैपेसिटी अक्सर 10,000 और स्ट्रेंथ 2,000 के आसपास होती है, तो उन दोनों के नंबर्स इंसेनली हाई है और उन्हें इस दुनिया के सबसे ताकतवर बींग्स में गिना जा सकता है। लेमिया ये भी कहती है कि वो इस किंगडम की सबसे बड़ी मेज है और उसकी अपनी कैपेसिटी 43,000 और स्ट्रेंथ 6,000 है, जबकि मायरा की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ क्रमशः 3,500 और 3,800 है। फिर वो उन्हें समझाती है कि उनके पास इनक्रेडिबल पावर तो है, पर बिना ट्रेनिंग के वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके अप्रेंटिस बने। इसके अलावा अगर वो अपनी पावर्स मास्टर कर लेते हैं तो वो एस रैंक एडवेंचरर्स और टॉप रॉयल मेजेस से भी कहीं आगे निकल जाएंगे। फिर वो टेकी की तरफ देखती है और कहती है कि अगर उसने ढंग से ट्रेन किया तो वो अकेले ही पूरे नेशंस के खिलाफ जंग छेड़ सकता है और राजा बन सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास इस दुनिया की सारी दौलत और लड़कियां होंगी। और ये बोलते हुए वो उसे अपने मैसिव प्लॉट्स दिखाती है। रिन नोटिस करती है कि टेकी की पॉकेट में रॉकेट ऊपर उठ रहा है और वो उसे अंधा करने की कोशिश करती है, जबकि लेमिया मायरा को कहती है कि इन गूनर्स को ट्रेन करने में मजा आएगा। अगले दिन लेमिया सुबह की शुरुआत उन्हें एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट खिलाकर करती है और मैजिक के बेसिक समझाती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के 2 तरीके हैं, पहला मैजिकल स्पेल्स कास्ट करके और दूसरा सॉर्सरी के जरिए। मैजिकल स्पेल्स यूज करने के लिए इंसान को स्पेशल इनकेंटेशंस यानी मंत्र बोलने पड़ते हैं ताकि वो अपनी मैजिकल पावर उन स्पिरिट्स को उधार दे सकें जो बदले में अलग अलग स्पेल्स मटेरियलाइज करती हैं। दूसरी तरफ एक सॉर्सरर स्पिरिट के साथ मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनसे अपना काम करवाता है, जो इसे नॉर्मल मैजिक से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। वो आगे रिवील करती है कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। मेजेस आमतौर पर सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर पाते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में मायरा जैसे मेजेस होते हैं जो 2 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फायर और अर्थ, या फिर वो खुद जो अर्थ को छोड़कर बाकी तीनों एलिमेंट्स यूज कर सकती है। वो ऐड करती है कि रिन एक और भी रेयर केस है जो चारों एलिमेंट्स यूज कर सकती है। दूसरी तरफ उन्हें नहीं पता कि टेकी कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर लेमिया कहती है कि जब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पिरिट नहीं मिलती वो उसके फंडामेंटल्स पर फोकस करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि पुराने जमाने में सॉर्सरर्स में लाइट, डार्क और टाइम स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया है, और अगर उसने अपनी पावर्स मास्टर कर ली तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाएगा। इसके बाद वो सब जंगल जाते हैं और लेमिया टेकी को दिखाती है कि कैसे मैजिक को हाथों में फोकस करके फिजिकल एनहांसमेंट की जाती है। टेकी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और ऐसा करते वक्त उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे गुड लक कह रही होती है। वो सोचता है कि आवाज कहां से आई, पर लगता है कि सिर्फ उसने ही इसे सुना था। इस बीच मायरा रिन को मेंटर करती है और उसे स्पेल्स कास्ट करने के बेसिक सिखाती है। वो बताती है कि स्पेल्स कास्ट करने के लिए एक साफ इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है। रिन तुरंत एक फायर स्पेल सीख लेती है, फिर उसे ब्लू फ्लेम्स में मॉडिफाई भी कर देती है। ये देखकर मायरा बहुत सरप्राइज होती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी आग देखी है, और वो रिन को एक प्रोडिजी बुलाती है। बाद में उस दोपहर रिन टेकी को चेक करने आती है जो काफी डिफीटेड महसूस कर रहा है क्योंकि उसने काफी हैंड प्रैक्टिस की थी। उसे इस हाल में देखकर वो उसे चीयर अप करने का फैसला करती है, तो टेकी एक और बार कोशिश करता है और अपने राइट हैंड में मैजिक फोकस करने की ट्राई करता है। ऐसा करते हुए उसे फिर से वही बच्चों वाली आवाज सुनाई देती है जो उसे टिप्स दे रही होती है, और इससे वो कामयाब हो जाता है क्योंकि उसका हाथ एक लाइट बल्ब की तरह चमकने लगता है। वो रिन से पूछता है कि क्या उसने वो आवाज सुनी और सोचता है कि कहीं वो भूत तो नहीं, जिससे रिन डर जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए अंदर जाते हैं और लेमिया उनकी प्रोग्रेस की तारीफ करती है। वो मायरा को रिन का ख्याल रखने को कहती है और टेकी को अगला टारगेट अपने लेफ्ट हैंड पर रखने को बोलती है जब तक कि वो फुल बॉडी एनहांसमेंट ना कर ले। वो कहती है कि जब तक उसका एट्रीब्यूट नहीं मिलता यही उसके लड़ने का मेन तरीका होगा, जो उस गिगा चैट पर काफी सूट करता है। बाद में उस रात मायरा लेमिया के पास जाती है और उन 2 नए लोगों के बारे में पूछती है। लेमिया कहती है कि वो उन्हें 3 हफ्ते में इस काबिल बना देगी कि वो ढंग से लड़ सकें, क्योंकि आने वाली जंग में उन्हें अपना बचाव खुद करना होगा। उसने सोचा था कि कैपिटल की मुश्किलें उसे इतनी दूर तंग नहीं करेंगी, पर लगता है कि हालात जल्द ही बिगड़ने वाले हैं। कुछ हफ्ते बाद हम टेकी और रिन को एक फिजिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं ताकि पता चले वो कितनी दूर आए हैं। टेकी फैन वुल्फ्स के एक झुंड से लड़ता है जबकि रिन रैबिट मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को कुक कर देती है। टेकी अब अपने फिस्ट्स में मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीख गया है और रिन अब बिना इनकेंटेशंस के बेसिक स्पेल्स कास्ट कर सकती है और एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रही है। जब वो ये सब कर रहे होते हैं लेमिया और मायरा एक क्लिफ से उन्हें देख रही होती हैं और बात करती हैं कि वो इतने कम समय में कितने स्ट्रांग हो गए हैं। तभी वो नोटिस करती हैं कि वो पैर एक ऑब्सिडियन हॉर्स का सामना कर रहा है, पर उनकी पहली मुलाकात के उलट अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उस दरिंदे को आसानी से ढेर करके उसका डिनर बना लेते हैं। बाद में उस रात वो सब
टेकी और रिन के ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने का जश्न मनाते हैं और लेमिया उन्हें बताती है कि वो अगले दिन एस्पिर मूव करेंगे और एडवेंचरर्स के तौर पर अपनी पहली जॉब लेंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसके हिसाब से उन्हें लॉस्ट वंस कहा जाता है, जो वो लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ आते हैं। वो कहती है कि कभी ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा होता है तो कभी उन्हें कोई ऐसा सॉर्सरर समन करता है जो स्पेस टाइम मैजिक यूज करने के काबिल हो। भाई, लगता है टेकी और रिन अब असली खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। इस बात से टेकी और रिन एकदम दंग रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता चला। लेमिया बताती है कि उनकी एबनॉर्मल मैजिकल पावर और बीच बीच में यूज किए गए नए वर्ड्स ने उनका भेद खोल दिया था। इसी वजह से उसने उन्हें अपना अप्रेंटिस बनाने का फैसला किया ताकि कोई बुरा इंसान उनका फायदा ना उठा सके। रही बात उन्हें यहाँ समन करने की, तो वो तो किसी सॉर्सरर से ही पूछना पड़ेगा, पर पूरे किंगडम में स्पेस टाइम मैजिक यूज करने वाले गिने चुने लोग ही है। टेकी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे सर्चिंग का दायरा कम हो जाएगा, वो उन्हें आसानी से ट्रैक करके अपनी गलतफहमी दूर करेंगे और वापस अपने वर्ल्ड निकल जाएंगे। लेमिया कहती है कि शायद ये पॉसिबल हो, पर उसे शक है कि क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा। डिनर के बाद टेकी और रिन साथ बैठते हैं और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। टेकी कहता है कि वो एडवेंचरर्स के तौर पर काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। फिर उसी इन्फ्लुएंस का यूज करके उस सॉर्सरर को ढूंढेंगे जिसने उन्हें यहाँ बुलाया है, ताकि वो उन्हें वापस घर भेज सके। रिन भी काफी होपफुल महसूस करती है और वो दोनों एक ऑफ स्क्रीन एक्शन के साथ दिन खत्म करते हैं। इसके बाद टेकी अपने गोरे हाथ को देखता है और सोचता है कि क्या सच में उसके पास रिन के विशाल नेशंस को तबाह करने की पावर है। तभी उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो जल्द ही मिलेंगे और वो इसका इंतजार कर रही है। टेकी उससे पूछता है कि वो है कौन और उसका मतलब क्या है, पर वो आवाज उसे इग्नोर करती है और एक अनोइंग बिच की तरह हंसते हुए गायब हो जाती है। कई हफ्तों बाद हम देखते हैं कि टेकी अपने बेड पर जागता है। उसने फिर वही पुरानी आवाज वाला सपना देखा था। हमें पता चलता है कि वो अब एस्पायर मूव हो चुके हैं और उन्होंने खुद को एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है और उन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पहले दिन उन्हें बचाया था। तब से वो छोटे मोटे ई रैंक मिशंस कर रहे हैं और इस दुनिया के बारे में नई चीजें सीखकर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। रिन अपना ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में पढ़ाई करने में बिताती है और इस दुनिया के बारे में हर तरह की जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया का नाम अल्टिया है और जिस किंगडम में वो है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और वहां दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैजिक मौजूद है। 20 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ इस किंगडम के लगभग 80% लोग बेसिक मैजिक कास्ट करने के काबिल हैं। इसीलिए इसे दुनिया के 3 सबसे बड़े नेशंस में गिना जाता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि एस्पायर शहर होली स्कैटलॉव एम्पायर और गार्जन एम्पायर के ईस्टर्न बॉर्डर के पास है। इसी वजह से ये ट्रेडिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टाउन बन गया है। तभी वेट्रेस उनका ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उन्हें गिल्ड की तरफ से एक लेटर देती है। इसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने उन्हें तुरंत बुलाया है। वो देखने जाते हैं कि क्या मामला है और रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्लम्स के एक बार की इन्वेस्टिगेशन का स्पेशल रिक्वेस्ट देती है। टेकी सोचता है कि आखिर उन्हें ब्रो की बार में क्या ढूंढना है। गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि हाल ही में ऐसी र्यूमर्स हैं कि वैगन से चोरी किया गया माल स्लम्स के रास्ते शहर में स्मगल किया जा रहा है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ऐसी इन्फो निकालनी है जिससे कल्प्रिट्स पकड़े जाएं और मिशन का रिवॉर्ड 7 सिल्वर और बोनसेस है। टेकी पूछता है कि क्या उनका डी रैंक मिशन लेना ठीक रहेगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर वो इसे क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें डी रैंक पर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये क्वेस्ट पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और अगर तीसरी बार भी फेल हुआ तो गिल्ड को गलत असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। टेकी उस नाटे आदमी को कंजूस बुलाता है, पर वो कहता है कि उसे उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो लेमिया के अप्रेंटिसेस हैं और उन्हें भेज देता है। इसी के साथ टेकी और रिन स्लम्स जाते हैं और रात होने तक वेट करते हैं जब सारा शेडी बिजनेस शुरू होता है। वहां घूमते हुए रिन कुछ मलीला फ्रूट खरीदने जाती है, पर प्राइस पिछले हफ्ते से दुगनी निकलती है। वो सोचती है कि क्या अमेरिका का इन्फ्लेशन इस दुनिया में भी आ गया है, पर दुकानदार बताता है कि वैगन्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर तरफ माल की शॉर्टेज है। रात होने पर टेकी और रिन नोटिस करते हैं कि बार के पिछले वाले दरवाजे से कुछ माल बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो अंदर जाते हैं और बारटेंडर से एल मांगते हैं। बारटेंडर कहता है कि वो ऐसे हल्के ड्रिंक्स नहीं रखता, पर टेकी अपना अल्फा मेल हेकी दिखाकर उसे बैठने को कहता है और वो शहर में बढ़ती कीमतों पर बात शुरू करते हैं। टेकी कहता है कि वो भी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। बारटेंडर कहता है कि ये एमेचर्स का काम नहीं है, पर टेकी उसे ब्रो की बुलाता है और उसके सामने कॉइन्स की थैली रखकर पूछता है कि क्या अब उसका मुंह खुलेगा। ये देखकर बार के लालची एनपीसीज उठ खड़े होते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, पर टेकी और रिन उनकी वर्थलेस पीठ ठोककर उन्हें ढेर कर देते हैं और सारी सच्चाई उगलने पर मजबूर कर देते हैं। वो गुंडे बताते हैं कि उन्हें किसी हुडेड बंदे ने हायर किया था जिसने उन्हें उन वैगन्स का माल डिलीवर करने को कहा था जिन पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए थे, पर पैसा अच्छा मिल रहा था तो वो मान गए। बारटेंडर कहता है कि उसे उनका पैसा नहीं चाहिए और ये बार के लिए नॉर्मल बात है कि वो इन लोगों का लाया हुआ माल बेचे, इसीलिए उन्हें अपनी नाक वहां नहीं घुसानी चाहिए जहां जरूरत नहीं है। इसके बाद टेकी और रिन बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तभी उन्हें नोटिस होता है कि 3 फीमेल निंजाज उनका पीछा कर रही हैं, तो वो उन्हें लालच देकर सुनसान जगह ले जाते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं।
टेकी कोशिश करता है कि वो उन्हें वापस किचन में ना भेजे और एक हैवी पंच से उनमें से एक को नॉकडाउन कर देता है। रिन भी दिखा देती है कि वो यूजलेस नहीं है और एक को पीछे धकेल देती है, जिसके बाद टेकी जेंडर इक्वालिटी दिखाते हुए उसे भी सुला देता है। इसके बाद वो दोनों आखिरी असैसिन से सामना करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। पर तभी पहली निंजा जाग जाती है और स्मोक बॉम्ब फेंकती है और वो दोनों अपनी बेहोश साथी को वहीं छोड़कर वहां से एस्केप कर जाती है। टेकी कहता है कि वो उन्हें सिर्फ डराकर भगाने नहीं आई थी, बल्कि लगता है वो सच में उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश कर रही थी। रिन हैरान हो जाती है और वो दोनों उस पकड़ी गई निंजा को गिल्ड के हवाले कर देते हैं और गिल्ड मास्टर से उसे जिंदा रखने को कहते हैं। अगले दिन टेकी और रिन मीरा से मिलते हैं, जो उन्हें डी रैंक्ड एडवेंचरर्स बनने पर कांग्रेचुलेट करने के लिए वेट कर रही थी। फिर वो उन्हें बताती है कि उसके पास एक स्पेशल मिशन है और वो चाहती है कि वो उनके साथ पार्टी बनाए। वो एक्सप्लेन करती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मलीला फ्रूट्स पककर तैयार हैं, तो फार्मर्स ने चोरों को पकड़ने और अपनी फसल बचाने की रिक्वेस्ट डाली है। भाई लगता है ये मलीला फ्रूट वाला मिशन इतना सिंपल नहीं होने वाला जितना मीरा बता रही हैं। इस मिशन को पूरा करने का रिवॉर्ड पूरे 500 सिल्वर कॉइन्स है और इससे टाउन को इन्फ्लेशन की मार से निकलने में भी काफी हेल्प मिलेगी। ये सब सुनने के बाद हमारा ये पैर तुरंत राजी हो जाता है और वो तीनों नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं।